नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं स्वादिष्ट सफर पे निकल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। भारतीय खाने के इतिहास की गहराइयों में हमारे पास ना कई दिलचस्प स्रोत हैं इसके बारे में। हाँ, जैसे पुराने दस्तावेज हैं। और वो खुदाई में मिली चीजें भी हैं। बिल्कुल, और खान-पान के जानकारों के लेख भी। इनसे कहानी परत दर परत खुलती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पहले, मतलब सिंधु घाटी में जो खाना पकता था, उससे लेकर आज हमारी थाली तक ये सफर कैसा रहा है, क्या मोड़ आए, किन लोगों का असर पड़ा और ये इतना विविध, इतना अनोखा कैसे बन गया। सही। और हाँ, एक मजेदार बात है जिस पर हम आगे बात करेंगे। आज ये जो मिर्च है ना, जिसके बिना खाना अधूरा सा लगता है, हाँ, मिर्च। वो असल में हमेशा से यहाँ थी ही नहीं। तो चलिए भारतीय खाने के इस पूरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को थोड़ा करीब से समझते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं एकदम जड़ों से। सिंधु घाटी सभ्यता ये हुई लगभग मान लीजिए 3000 से 1500 ईसा से पहले की बात। काफी पुराने। हमारे जो स्रोत हैं, जैसे खुदाई में मिले अनाज के दाने, बर्तनों के टुकड़े, ये बताते हैं कि तब लोग गेहूं, जौ, कई तरह की दालें, तिल, ये सब उगाते थे, खाते थे। अच्छा। और दिलचस्प बात ये कि हल्दी, सरसों, शायद अदरक जैसे मसालों के इस्तेमाल के सबूत भी वो भी शुरुआती यहीं से मिलते हैं। सोचिए कितना पुराना है ये स्वाद का सफर। ये वाकई में मतलब असाधारण है कि इतनी पुरानी सभ्यता में सिर्फ खेती ही नहीं थी, बल्कि स्वाद के लिए मसालों का इस्तेमाल वो भी शुरू हो चुका था। हाँ, ये एक तरह से वो नींव थी जिस पर आगे सब कुछ बना। हाँ। फिर जब हम वैदिक काल में आते हैं, यानी करीब 1500 से 500 ईसा पूर्व, तो हम देखते हैं कि समाज और धर्म के जो विचार थे उनका खाने पर गहरा असर पड़ने लगा। अच्छा, जैसे कुछ वैदिक ग्रंथों में गाय के प्रति सम्मान का जिक्र मिलता है, जो धीरे धीरे कुछ समुदायों में आप कह सकते हैं गोमांस से परहेज के रूप में सामने आया। हाँ, ये तो है। और घी का महत्व बहुत बढ़ गया, सिर्फ खाने में नहीं बल्कि यज्ञ वगैरह में, धार्मिक कामों के लिए भी। हाँ, पूजा पाठ में भी। बिल्कुल, देवताओं को अन्न और घी चढ़ाने की परंपरा भी इसी दौर में मतलब मजबूत हुई। यानी खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं रहा, वो पहचान का, संस्कृति का, धर्म का हिस्सा बनने लगा था। सही कहा। अच्छा, अब कहानी में थोड़ा बाहर के लोग आते हैं। फारस यानी आज का ईरान और अरब देश, इनके साथ व्यापार बढ़ा, संपर्क बढ़ा, तो इससे हमारी थाली में क्या नया आया? यहाँ से कई चीजें आई जिन्होंने भारतीय रसोई को एक नई खुशबू दी, नया जायका दिया। जैसे कुछ स्रोत कहते हैं कि बासमती चावल की जो अच्छी किस्में हैं, और केसर। केसर तो बहुत महंगा होता है। कबाब बनाने की जो तकनीक है। अच्छा, कबाब। हाँ, मतलब मांस को सीखों पर भूनना, ये मध्य एशिया और मिडल ईस्ट से आई। ओके। और हाँ, जिसे हम आज बिरयानी या पुलाव कहते हैं, उसके जो शुरुआती रूप थे वो भी इसी तरह के कल्चरल एक्सचेंज का नतीजा माने जाते हैं। मतलब बिरयानी बाहर से आई? देखिए, इसके एकदम सटीक शुरुआत को लेकर इतिहासकारों में थोड़ी बहस है, पर यह पक्का है कि बाहरी तकनीकें और यहाँ की सामग्री, इनके मेल से ही ये इतने बढ़िया व्यंजन बने। समझ गई। तो ये सिर्फ चीजों का आना जाना नहीं था, बल्कि आइडियाज और टेक्निक्स का भी संगम था। बिल्कुल। और इस संगम को एक नई ऊंचाई पर कौन ले गया? मुगल, 1526 से 1857 तक। हाँ, मुगल साम्राज्य। मुगलों के दौर की बात आते ही वो शाही खानपान की एक भव्य तस्वीर जहन में आती है ना? बिल्कुल। मुगलों ने तो भाई दरबारी रसोई को एक कला का दर्जा दे दिया था। उन्होंने मध्य एशियाई, फारसी और भारतीय स्टाइल का एक गजब का मिश्रण तैयार किया। अच्छा। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, वो देखने में सुंदर हो, खुशबूदार हो, स्वाद में जटिलता हो, इस पर बहुत जोर था। आप देखिए, शाही कोरमा, अलग अलग तरह के पुलाव, मुर्ग मुसल्लम, इनमें मेवे, क्रीम, दही, घी और महंगे मसाले। क्या बात है। जैसे केसर, जावित्री, दालचीनी, इनका खूब इस्तेमाल होता था। आईने अकबरी जैसी किताबों में तो शाही रसोई के मैनेजमेंट, सामग्री की क्वालिटी, यहाँ तक कि पानी कैसे ठंडा रखते थे, इसका भी पूरा ब्यौरा है। अरे वाह। ये दिखाता है कि खाने को कितना महत्व दिया जाता था। यानी मुगल रसोई सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस बनाने पर ध्यान देती थी। एकदम सही। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। फिर आए यूरोपीय, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और फिर अंग्रेज। और यहीं वो बात आती है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, मिर्च। हाँ, ये बात अक्सर लोगों को हैरान करती है। ये जो लाल और हरी मिर्च है ना, जो आज मतलब भारतीय खाने की पहचान है, बिल्कुल। ये असल में साउथ अमेरिका की देन है। और इसे भारत कौन लाया?
पुर्तगाली, लगभग 16वीं सदी में। सच में पुर्तगाली लाए थे मिर्च? हाँ, और कमाल की बात यह है कि यहाँ आने के बाद ये इतनी तेजी से फैली और इतनी पसंद की गई कि इसने कई जगहों पर जो हमारे पारंपरिक मसाले थे ना तीखेपन के लिए, जैसे काली मिर्च? हाँ, काली मिर्च, पिपली यानी लंबी मिर्च, उनकी जगह ले ली इसने। सोचिए जरा, मिर्च के बिना हमारी करी, सब्जी, अचार, चटनी सब कितने फीके होते। बिल्कुल, और सिर्फ मिर्च ही नहीं, पुर्तगाली ही टमाटर और आलू भी अमेरिका से भारत लाए। टमाटर और आलू भी? हाँ, आलू तो देखिए खासकर उत्तर भारत के खाने का कितना अहम हिस्सा बन गया। समोसे से लेकर आलू परांठे, दम आलू। हाँ, हर चीज में आलू। और टमाटर ने तो अनगिनत करी और सॉस का बेस तैयार कर दिया। ये चीजें इतनी घुल मिल गई कि आज सोचना भी मुश्किल है कि ये कभी बाहर की थी। सही बात है। फिर अंग्रेजों ने चाय के बागान लगाए और चाय पीने का चलन पूरे भारत में फैलाया। चाय तो खैर उसके बिना तो सुबह ही नहीं होती कई लोगों की। बिल्कुल, हालांकि चाय का पौधा यहाँ पहले से था, पर इसे एक इंडस्ट्री और रोज का पेय बनाने का क्रेडिट अंग्रेजों को जाता है। तो ये मिर्च, टमाटर, आलू, चाय, ये सब ग्लोबल एक्सचेंज की मिसालें हैं जिन्होंने हमारी थाली को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, और ये दिखाता है कि भारतीय खानपान कितना खुला रहा है नई चीजों को अपनाने में। ये भोजन के जरिए संस्कृतियों के मिलने और एक दूसरे को बेहतर बनाने का बेहतरीन उदाहरण है। ये सिर्फ सामग्री का आना जाना नहीं था, इसने पकाने के तरीके, स्वाद की पसंद सब कुछ बदल दिया। सही। ये समझना जरूरी है कि जिसे हम आज पारंपरिक भारतीय खाना कहते हैं, वो असल में सदियों के इन ग्लोबल प्रभावों का नतीजा है। अब थोड़ा रुकते हैं और भारत के अंदर की बात करते हैं। धर्म की भूमिका। भारत में तो इतने सारे धर्म हैं, उनका खान पान पर क्या असर रहा? बहुत गहरा असर रहा है और कई तरह का। हिंदू धर्म के अंदर ही देखें तो अहिंसा का सिद्धांत है। हाँ। इसके चलते खासकर ब्राह्मणों, वैष्णवों और कई दूसरे समुदायों में शाकाहार को बढ़ावा मिला। इसी वजह से भारत में सब्जियों, दालों, अनाज, दूध, दही से बनने वाले व्यंजनों की एक आप गिन नहीं सकते इतनी वैरायटी विकसित हुई। हर इलाके में शाकाहारी खाने के अपने अलग स्वाद हैं, अपने तरीके हैं। और बाकी धर्मों का क्या असर रहा? इस्लाम के प्रभाव से भारत में हलाल खाने का चलन बढ़ा। इस्लामी नियमों के अनुसार तैयार किया गया खाना। हाँ, हलाल। मांस वाले व्यंजन, खासकर भेड़ और मुर्गे के मांस से बने कबाब, कोरमा, बिरयानी की कई किस्में, ये मुगल और दूसरे मुस्लिम शासकों और समुदायों के साथ लोकप्रिय हुई। अच्छा। वहीं बौद्ध और जैन धर्मों में भी अहिंसा पर जोर दिया, तो उनके मानने वालों में भी शाकाहार का चलन है। जैन धर्म में तो और भी सख्त नियम है, जैसे कंदमूल जड़ वाली सब्जियां भी नहीं खाते। हाँ, वो प्याज लहसुन भी नहीं खाते शायद। सही। सिख धर्म में लंगर की परंपरा है। हाँ, लंगर तो बहुत मशहूर है। जहां बिना किसी भेदभाव के सबको सादा पौष्टिक शाकाहारी भोजन परोसा जाता है। ईसाई समुदायों में आपको लोकल और कुछ वेस्टर्न खानों का मिक्स दिखेगा। तो धर्म ने सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, बल्कि कैसे खाना है, कब खाना है, त्योहारों पर क्या खास बनेगा, साथ मिलकर खाने की परंपराएं, ये सब भी तय किया। बिल्कुल। और ये विविधता सिर्फ धर्म तक नहीं है, भारत की असली पहचान तो इसकी रीजनल डाइवर्सिटी में है। हाँ, वो तो कमाल की है। उत्तर से दक्षिण जाओ, पूरब से पश्चिम, हर कुछ 100 किलोमीटर पर खाना एकदम बदल जाता है। हाँ, ये तो है। जैसे उत्तर भारत की बात करें तो दिमाग में फौरन क्या आता है? गेहूं की रोटी, नान, पराठे। पंजाब का सरसों का साग और मक्के की रोटी, या फिर कश्मीर का रोगन जोश या बटर चिकन जैसी गाढ़ी ग्रेवी वाली चीजें। घी, दही, पनीर का भी खूब इस्तेमाल। सही कहा। यहाँ का मौसम गेहूं के लिए अच्छा है और ऐतिहासिक रूप से देखें तो मध्य एशियाई और मुगल प्रभाव भी ज्यादा रहा है। अब इसकी तुलना दक्षिण भारत से कीजिए, तस्वीर एकदम अलग। वहाँ चावल मेन है। हाँ, चावल और इडली डोसा। बिल्कुल। नारियल का बहुत इस्तेमाल होता है, तेल में खाना पकाना, करी में नारियल का दूध डालना, ऊपर से घिसा हुआ नारियल डालना। सही। इमली और राई का तड़का, सांभर, रसम और वो फर्मेंटेड चीजें जैसे इडली, डोसा, उत्तपम, ये वहाँ की पहचान है। हाँ, और हाँ, मसालों का तीखापन और ताजे करी पत्ते की खुशबू। आहा, मुंह में पानी आ गया। अच्छा, और पश्चिम भारत, गुजरात की थाली, उसका तो कोई जवाब नहीं। हाँ, खट्टा, मीठा, नमकीन, सारे स्वाद एक साथ। ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, थेपला और ज्यादातर शाकाहारी। बिल्कुल। और महाराष्ट्र में जाएं तो थोड़े तीखे और मसालेदार स्वाद ज्यादा मिलेंगे, जैसे कोल्हापुरी मटन या मिसल पाव। और हाँ, मुंबई का स्ट्रीट फूड कैसे भूल सकते हैं? वड़ा पाव, पाव भाजी। वड़ा पाव। हाँ, और पश्चिमी तट पर हैं तो सी फूड भी बहुत जरूरी है। गोवा की फिश करी
या महाराष्ट्र का प्रॉन्स कोलीवाड़ा। अच्छा। और पूरब की तरफ चलें तो बंगाल, ओडिशा। वहाँ चावल और मछली मुख्य भोजन है। सरसों के तेल का एक खास स्वाद होता है उनके खाने में। हाँ, सरसों तेल। और 5 फोरन, वो 5 मसालों का मिक्सचर, उसका तड़का लगता है। और मिठाइयाँ? अरे हाँ, मिठाइयों के बिना तो पूर्वी भारत का जिक्र ही अधूरा है। रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, छेना पोड़ा, सब दूध और छेने से बनी लाजवाब चीजें। वाकई ये विविधता तो अद्भुत है, पर इसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ पसंद की बात है या कुछ और भी? नहीं, इसके पीछे ठोस कारण है। सबसे पहला तो है वहाँ का मौसम, वहाँ की जमीन, कहाँ कौन सी फसल अच्छी होती है। जैसे उत्तर में गेहूं, दक्षिण पूरब में चावल। बिल्कुल, समुद्री किनारों पर मछली आसानी से मिल जाती है, ये सब। दूसरा बड़ा कारण है इतिहास। किस इलाके पर किन राजाओं का राज रहा। जैसे उत्तर पर मुगलों का। हाँ, या दक्षिण के तटों पर अरब और यूरोपीय व्यापारियों का असर, कौन लोग कहाँ आकर बसे, ये सब खाने में झलकता है। और तीसरा, जैसे हमने पहले बात की, वहाँ की लोकल धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं, ये सब मिलकर हर इलाके को उसकी अपनी खास पहचान दे देते हैं। समझ गई। अब आते हैं जरा मॉडर्न टाइम पर। हमने देखा यूरोपीय आए, खासकर अंग्रेज, उन्होंने भारतीय खाने को कैसे देखा और दुनिया तक कैसे पहुंचाया। देखिए, अंग्रेजों को भारतीय मसालेदार खाना पसंद तो आया, पर शायद उनके हिसाब से थोड़ा ज्यादा तेज था। हाँ, तीखा लगा होगा। तो उन्होंने करी को अपने हिसाब से थोड़ा हल्का किया, थोड़ा स्टैंडर्डाइज किया, करी पाउडर जैसी चीज बना ली, मसालों का एक रेडीमेड मिक्स। अच्छा, करी पाउडर। हाँ, और इस एंग्लो इंडियन करी को उन्होंने ब्रिटेन में और जहां-जहां उनका राज था वहां खूब पॉपुलर किया। मजाक की बात यह है कि इसी करी के जरिए दुनिया ने पहली बार बड़े पैमाने पर भारतीय खाने का स्वाद चखा। ये तो विडंबना है तो लेकिन फिर जब भारतीय लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर बसे, हाँ, माइग्रेशन हुआ। तो वो अपने साथ अपने असली स्वाद और व्यंजन भी ले गए। भारतीय प्रवासियों ने ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, मतलब दुनिया भर में भारतीय रेस्टोरेंट खोले। सही है। इससे भारतीय खाने की जो असली विविधता है वो दुनिया के सामने आई। आज चिकन टिक्का मसाला, जिसे अक्सर ब्रिटिश इन्वेंशन कहते हैं, हाँ, कहते हैं, उससे लेकर डोसा और बिरयानी तक भारतीय व्यंजन पूरी दुनिया में बहुत पसंद किए जाते हैं। और भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक और निर्यातक देश है। एक तरह से कहें तो आधुनिक मसाला साम्राज्य। तो सिंधु घाटी के गेहूं जौ से शुरू करके आज के ग्लोबल करी तक का ये वाकई एक लंबा और दिलचस्प सफर रहा है। हाँ। हजारों सालों में बाहरी हमले हुए, शांति से व्यापार हुआ, धर्म का असर पड़ा, अलग अलग इलाकों की अपनी पसंद बनी, इन सब ने मिलकर भारतीय खाने को वो रूप दिया है जिसे हम आज जानते हैं। ये सिर्फ खाने का इतिहास नहीं है, ये भारत के बनने की कहानी का एक बड़ा स्वादिष्ट हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा। और ये पूरी यात्रा दिखाती है कि भारतीय भोजन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसकी ग्रहणशीलता। ये हमेशा बदलता रहा है, विकसित होता रहा है। इसने हमेशा बाहरी प्रभावों को अपनाया है, उन्हें अपने रंग में ढाला है और कुछ नया बनाया है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है, क्या? कि इतिहास के इस लगातार चलते रहने वाले बहाव को देखें और आज के जमाने को देखें, जहां ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा है, लोग हेल्थ को लेकर इतने जागरूक हो रहे हैं, नई नई फूड टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अब भारतीय खान पान पर अगला बड़ा असर क्या हो। जैसे मिर्च या टमाटर ने अतीत में हमारी थाली बदल दी थी, वैसे भविष्य में कौन सी नई चीज, कौन सा नया आइडिया या तकनीक भारतीय खाने का चेहरा बदल सकती है। ये देखना और इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।